द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आप लोग के जो पेपर यूपी टेट के रद्द हुए हैं उसकी परीक्षाएं लगभग 20 दिसंबर के अंदर ही होने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखें। लेकिन जिन भाइयों का पहले से ही टेट निकला हुआ है उन भाइयों के लिए हमारे अध्यापक बंधुओं द्वारा सुपर टेट की कक्षाएं शुरू की जाने वाली हैं और मेरे द्वारा जो है अभी सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना कराया जाएगा। आप लोग रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर आकर के अपने प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट करिए और अपने आप को आंकिए कि आपके कितने प्रश्न इस समय सही हो रहे हैं। तो चलिए पहले एक लाइन आप लोग के लिए मोटिवेशन के तौर पे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। तो ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं कैसे कहूँ हार गया मैं। तो ये आप लोगों के लिए लाइन था। तो चलिए इसी के साथ प्रैक्टिस सेट को करते हैं। प्रैक्टिस सेट में पहला जो है हमारा हिंदी है। हिंदी के 20 प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद सारे धीरे धीरे करके अगले सारे पोर्शन को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में जो है उत्कर्ष का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। आप लोग भी जो है उत्तर को अपने लिखते रहेंगे। तो इसमें जो सही होगा कौन सा है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा, उत्कर्ष का विलोम शब्द जो है वो अपकर्ष होता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्री का जो नहीं शब्द जुड़ा है इसको ध्यान से देखना है आप लोग को। तो नहीं शब्द यानी कि पुत्री का नहीं पर्यायवाची कौन सा है चारों ऑप्शन में। इसमें जो तनया होता है ये इसी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो सुता है ये भी है और दुहिता है ये भी है, आत्मजा भी होता है। ये पुत्री के तीनों पर्यायवाची हैं, ये तनया नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द इसमें ढूंढना है। तो तत्सम कौन हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, दूध हो जाएगा, शहीद हो जाएगी, खिड़की हो जाएगी। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसमें जो है ये नीचे वाला ये लग जाता है तो उसमें ये जो है हमेशा तत्सम ही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन तीसरा बिल्कुल, तीसरे का पहला बिल्कुल आम्र सही हो जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं। बाकी सारे जो है अपन जो है अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। ठीक, तो ये तत्सम भाषा का शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, तालव्य व्यंजन के बारे में बताना है। तो तालव्य व्यंजन कौन से व्यंजन आते हैं तालव्य व्यंजन में। तो चौथा बिल्कुल सही होगा। इसमें जो है च छ ज्या झा ये सारे जो हैं तालव्य व्यंजन में आते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो यदि आपको अगर हिंदी भाषा पे अधिकार प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो देखना है इसमें। चलिए देखते हैं कौन सा सही है इसका। आप भी कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा इसका आप लोग भी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें जो है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए जिससे जो है उसका अधिकार प्राप्त किया जा सके, भाषा का जो है अधिकार प्राप्त हो जाए। ठीक, नेक्स्ट इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सबसे अधिक अपेक्षित है। तो सबसे अधिक अपेक्षित पठन सास्वर की बात किया जा रहा है, कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही होगा, एकांकी इसमें सही हो। एकांकी को जो है अगर सास्वर पठन किया जाएगा तो ये सबसे अधिक अपेक्षित होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको व्याकरण का ज्ञान होने के लिए एक शब्द में जो है क्या कहेंगे इसको। तो अगर आपका व्याकरण का ज्ञान है तो जो है इसके लिए क्या होगा। व्याकरण ये बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक, जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है उसको एक शब्द में व्याकरण कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का चयन करना है। तो इसमें बलिदान की भावना के प्रेरक कौन होते हैं। तो चारों ऑप्शन में कौन होते हैं ये बताना है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए अपने उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा,
जिसमें बलिदान की भावना के प्रेरक जिनमें बलिदान की भावना का प्रेरक होता है उसको देशभक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस क्रमांक में सूत शब्द का युग्म सही अर्थ है। युग्म का सही अर्थ सूत जो है, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। सूत का मतलब होता है, सूत का अर्थ होता है सारथी और सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है संधि विच्छेद। तो अन्वेषण का अनुधन ऐषण, ये बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका विद्यालय जो है, इसमें विद्यालय में कौन सी संधि है ये बताना है। विद्या धन आलय, तो इसमें बड़ा आ दोनों में छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाते हैं, तो ये स्वर संधि हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। समास का अर्थ बताना है। तो समास का अर्थ क्या होता है। जो समास का अर्थ होता है उसको संक्षेप कहा जाता है। समास का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, संक्षेप में कर देना। ठीक, तो 12 नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, एक मिनट, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। बहुत अच्छा, जिसमें प्रथम यानी कि पहला पद जो होता है गिनती का होता है, तो उसमें जो है क्या होते हैं, द्विगु समास हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विगु समास इसमें है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है। तो अस्थाई भावों की संख्या बताना है। तो अस्थाई भावों की संख्या जो है हमारी वो 9 होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग रसों को पढ़े होंगे, रस में ये सब हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है वो निर्वेद होता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। छंद बताना है, इसमें कौन सा छंद होगा ये बताना है। तो आप लोग मात्राओं को लगाना जानते होंगे, जैसे ये माँ पे जो है बड़ाऊ की मात्रा है तो इस पर 2 मात्रा लगेगी, इस प्रकार से ये 2 मात्रा का सिंबल है। और का अकेला है तो इसमें एक लाइन ऐसे होता है, इसको गुरु भी कहा जाता है इस वाले को। ठीक, ये वाला जो अक्षर होता है आपका, ये सिंबल जो होता है ये 2 मात्राओं का सिंबल होता है, इसको गुरु भी कहा जाता है। और एक मात्रा के सिंबल जो होते हैं ऐसे इस टाइप के होते हैं। तो आप लोग बताना है, इसमें मात्राओं को लगाइए। ये इसमें भी 2 हो जाएगा, ये बड़ी इसमें 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा और ला में 1 होगा। इसी प्रकार से आप लोग लगाइए। देखते हैं पहले वाले में कितना बन रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इधर बन रहा है। इधर देखते हैं, तो इसमें 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12, इसमें 12, तो 12 12 जो है किसका हो जाता है। 12 इसमें भी होगा, नीचे वाले में भी वही हो जाएगा, एक माफ़ कीजिएगा 13। तो चलिए इसमें कौन सा सही होगा ये देखना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको सोरठा छंद में गिना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है। आप लोग हमारे क्लासों को जब लेंगे तो आप लोग को ये पढ़ाया जाएगा, छंद में मात्राएं कैसी लगाई जाती हैं, इसको कैसे बताया जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 चौपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है। आप लोग इसको पढ़िए, हमने जो है इसको पढ़ लिया है, बस केवल प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या है।
पूछा जा रहा है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो जो गद्यांश ऊपर हम लोग अभी पढ़े हैं उसका शीर्षक क्या है ये बताना है। तो उसका शीर्षक जो है वो संगति है, एक साथ जो है रहना, इसका यही क्या कहते हैं अर्थ होता है, अर्थ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कुसंग का अर्थ बताना है। तो कुसंग का अर्थ जो है इसमें देखिए कौन सा सही है, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा सही होगा। तो कुसंग का अर्थ जो होता है वो हमारा बुरी संगत होता है, यही ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, बुरी संगत कुसंग का अर्थ होगा। गद्यांश का केंद्रीय भाव बताना है। तो केंद्रीय भाव क्या है गद्यांश का, जो अभी अभी ऊपर हम लोग गद्यांश पढ़े हैं। तो इसका केंद्रीय भाव जो है वो असंगति का जो है महत्व बताया जा रहा है। हमने पहले ही प्रश्न में इसके बता दिया 18 नंबर में ही। ठीक है, तो असंगत का महत्व जो है इसका केंद्रीय भाव मुख्य है। अगला प्रश्न है, तो हमने हिंदी के 20 प्रश्नों को हल कर लिया है, इंग्लिश के प्रश्नों को देखा जाएगा। तो इंग्लिश के अध्यापक होने के ना होने के कारण इसको हम लोग नहीं करेंगे। जब अध्यापक जी आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपके प्रश्नों को कराया जाएगा, और उसके बाद जो पोर्शन आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो संस्कृत को भी छोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि इसके भी जो है अभी मास्टर साहब नहीं हैं, वो अपना आएंगे तो पढ़ाएंगे। हम लोग देखेंगे विज्ञान के पोर्शन को। विज्ञान का पोर्शन है जो हमारा, खैर आज में जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है सभी लोग जानते हैं। जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O, दो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जो है मिलकर के क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, जल को बनाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि रक्त की शुद्धि जो है किस अंग के द्वारा होती है। जो रक्त की शुद्धि होती है किसके द्वारा होती है, गुर्दा के द्वारा, हृदय के द्वारा, आमाशय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा। तो इसमें ये बताना है। तो मानव के शरीर में मौजूद गुर्दा जो होता है, रक्त जो है उसी में रक्त, गुर्दा जो होता है रक्त उसी को जो है गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है। तो इसके पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। तो लार ग्रंथियों द्वारा जो पाचक रस स्रावित होता है उसका क्या नाम है ये बताना है इसमें। तो इसमें टाइलिन नामक एंजाइम के कारण भोजन में लगभग जो है 30%, ये पहला वाला ऑप्शन 30% जो है इसमें मंड यानी मल्टोज शर्करा में जो है बदल जाती है। तो इसको जो है पाचक के रूप में ये काम करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का फलन होता है। तो जो वस्त्र होते हैं उसमें अरारोट का फलन किस में लगाया जाता है ये बताना है। कलफ, अरारोट का कलफ जो है किस में लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 में ये सूती वस्त्र जो होते हैं उसमें ये लगाया जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और ये क्यों लगाया जाता है बात किया जाए तो इसमें जो है सूती वस्त्रों में कड़ापन व चमक लाने के लिए जो है अरारोट का जो है कलफ लगाया जाता है इसको। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो कौन सी मृदा है जिसमें पौधों द्वारा जो है जल ग्रहण किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा बी, कोशिका जल के कारण ऐसा जो है हो पाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण जड़ें जो है मृदा में उपस्थित केशिका जल को प्राशन द्वारा जो है ऊपर तक ग्रहण कर लेती हैं, जाती हैं पानी, ठीक, पानी को लेकर, जल को लेकर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, दूध में सबसे अधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल क्या है। यहाँ पे भैंस की नस्ल की बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा सही है इसमें देखते हैं। जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना और उसके बाद भदावरी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो भदावरी नामक भैंस की नस्ल जो है ये दूध उत्पादन में सबसे अधिक इसका प्रतिशत होता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर, जिसको हम लोग फैलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं गुल्ली डंडा को। वो जो है
किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो आपका गेहूं नामक फसल जो है हमारी, इसमें इसका खरपतवार जो है गुल्ली डंडा है। तो इसमें ऑप्शन तीसरा माफ़ कीजिएगा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, और ये गुल्ली डंडा जो होता है आप लोग जानते होंगे, जो किसानों के घर के होंगे, उसमें जो बलूरी नामक एक करकट होती है, खर होते हैं, उसी को जो है ये कहा जाता है, बलूई या बलूरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानिएगा ये गेहूं में होता है। अगला, भंडारण के समय बीज में नमी कितनी होनी चाहिए? यदि बीजों को हम लोग रखते हैं तो उसमें नमी जो है कितनी होनी चाहिए ये बताना है। तो इसमें 8 से 10% तक की उसमें नमी होनी चाहिए, बाकी नमी नहीं होनी चाहिए। यही इसका जो है कारण है, प्रतिशत है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? तो भूक्षरण का कारक कौन नहीं है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, ढाल के विपरीत जुताई जो है यही भूक्षरण का कारण नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो नीले रंग के बाद जो रंग आता है सभी लोग जानते हैं, बेबग्योर का नाम सुने हैं सीरियल, जो किसी प्रकाश को जो है जब प्रिज्मिक्स के अंदर से गुजारा जाता है तो वहाँ पे सीरियल वाइज कलर जो दिखती हैं, उसमें जो पूछा जा रहा है तो नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है यही बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गहरा नीला रंग आता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल नेक्स्ट सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा गणित से संबंधित है। गणित को भी अभी छोड़ेंगे, 2 दिन बाद जब क्लासें होंगी तो ये सब आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे जब हम लोग चलेंगे तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है हमारा पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन से है। तो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो यंत्र है इसको किस नाम से जानते हैं? वायुदाब नापने का यंत्र जो है उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? आप लोग भी कमेंट करके बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको बैरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, थर्मामीटर तो आप लोग जानते हैं, इससे छोटे लेवल के यानी कि बुखार नापने के लिए काम आता है। सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाइड्रोमीटर आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है, वायु की आर्द्रता। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बीटी कपास क्या है? बीटी कपास के बारे में बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कौन सा सही होगा? तो बीटी कपास जो है वो हमारा एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक, इसी को हम लोग बीटी कपास के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका सल्फर ऑक्साइड यानी SO2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सबसे अधिक उत्पादित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उत्पादित सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका सही होगा, पहला बिल्कुल सही होगा, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो जहाँ पे होते हैं वहीं पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक होती है। और ये बात करते हैं कहाँ पे पाई जाती है? तो विषुवत रेखा के आसपास लगभग 10 अंश ऊपरी और 10 अंश निचली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के दोनों साइड में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन जो है आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो आम को पकाने में जिसका प्रयोग किया जाता है सभी लोग जानते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो कैल्शियम कार्बाइड हम लोग जानते हैं, लेकिन कैल्शियम नहीं कहते हैं। तो इसका पूरा जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसी के कारण जो है हम कच्चे फलों को यानी आम को जो है पकने के लिए रख देते हैं, तो आम जो है हमारे 24 घंटे में पक जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि जल के कौन से जो है दूषित जल के कारण बीमारी फैलती है ये बताना है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको दूषित जल पीने से
फैलता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर टाइफाइड नामक एक बीमारी है, इसमें बुखार होता है, लगातार बुखार बना रहता है, तो यही टाइफाइड नामक बीमारी जो है दूषित जल पीने से होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की कौन सी गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस नामक गैस है, गैस नहीं पाई जाती है, इसमें नहीं को पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO नामक गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारे ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध रक्त की शुद्ध जो है किस अंग द्वारा होती है? अभी अभी इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा बताने। तो इसमें पहला ही होगा, ठीक, गुर्दा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वस्त्रों में आरारोट, ये प्रश्न सारे रिपीट हो रहे हैं, क्या बात है। तो किस प्रकार आरारोट का कलप किस में लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में, उसको कड़ा होने के लिए और चिकना होने के लिए। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। भंडारण के समय नमी जो होती है वो 8 से 10, ये भी बताया गया है, सारे रिपीट हुए हैं, 3 प्रश्न को रिपीट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल जो है इसी के विषय में हम लोग जानेंगे, तो चारों ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। चलिए ऑप्शन देखने लगा, चलिए बताइए इसका कौन सा सही होगा। प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि समझ के लिए शिक्षण को कैसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक, तो समझ के लिए शिक्षण को कैसे नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है ये बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और क्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना चाहिए। यही जो है समझ को प्रदर्शित नहीं करता है, बाकी सारे जो है प्रदर्शित करता है। उनको याद कराने की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ पे याद की बात या रटाने की बात आती है वो नेगेटिव वर्ण हो जाते हैं। तो ये जो है शब्द गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसके अनुसार नहीं पूछा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के लक्षण के रूप में कौन सा नहीं माना जा सकता है? तो इसमें जो है सीखने की बात किया जा रहा है, जो जिसमें नहीं माना जाता है सीखने को, वो कौन सा सही होगा देखते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, जो कि व्यवहार का अध्ययन जो है सीखना कहलाता है। तो इसमें जो है सही जो है आपका ये पहला ही सही हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना कहलाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का कौन सा सही होगा। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने उत्तर आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपनी विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर जो है चर्चा करती है। तो वो किस ओर इशारा कर रही है, संकेत किया जा रहा है उसके द्वारा। तो इसमें ऑप्शन 4 है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा तीसरा सही हो जाएगा, वो जो है सीखने का जो है क्या कर रही है, आकलन कर रही है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल हो जाएगा सही। आप लोग जान रहे होंगे आकलन के लिए सीखना ये नहीं होगा, आकलन के लिए सीखा नहीं जाता है, सीखने का जो है आकलन कर रही है, जो उसने सीखा है जो बच्चे सीखे हैं उसी का क्या कर रही है, वो आकलन कर रही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण की प्रकृति जो है कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण की जो प्रकृति है वो कला एवं विज्ञान दोनों वर्ग के होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो जो प्रभावित करते हैं शिक्षा को वो कौन से कारक हैं? इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है इसके कारण भी जो है शिक्षा प्रभावित होता है। कक्षा का वातावरण अगर गड़बड़ है तो भी प्रभावित होगा। छात्रों का मनोशारीरिक स्तर अगर सही नहीं है तो भी वो क्या कहते हैं, गड़बड़ ही है, वो भी प्रभावित करेगा। तो सभी सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है? अगर क्रिया की बात करते हैं शिक्षण की, तो इसमें ये सारे सभी हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, जिसमें प्रदर्शन भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, क्रियान्वय भी है। तो इसमें ये वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
संप्रेषण के घटक बताना है, तो संप्रेषण के जो है कितने घटक हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संप्रेषण के जो घटक हैं हमारे वो 5 घटक होते हैं संप्रेषण के। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। आप लोग को ये सारी क्लासें जो है डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 दिन बाद या 2 दिन के अंदर ही सारी क्लासें आप लोग को मिलना शुरू हो जाएंगी सुपर टेट की। तो चलिए देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो क्या बढ़ावा देता है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक, पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो जो शिक्षक की भूमिका है आधुनिक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वो क्या है, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक का भूमिका होता है कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता का जो है वो कार्य करता है। सुलभकर्ता के रूप में, या क्या कहते हैं, सुगमकर्ता कह सकता है, सुलभकर्ता कह सकता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो बच्चा किस प्रकार से सीखता है ये बताना है। तो इसमें सभी प्रकार से बच्चे जो हैं सीखते हैं, जैसे कि पुस्तकें पढ़कर भी सीखेंगे, परिचर्चा के द्वारा भी सीखेंगे और प्रश्न पूछकर भी सीखेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं बाल मनोविज्ञान पे। तो बाल मनोविज्ञान के द्वारा जो है हम प्रैक्टिस पहले कर रहे थे पीटेट में। तो इसमें जो है देखते हैं कौन सा सही होगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता जो होती है वो किस पे परिपेक्ष, उसके परिपेक्ष में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ये सुगमकर्ता, भी हमने ऊपर ही बताया है कि ये सुगमकर्ता या सुलहकर्ता जैसे कह सकते हैं, ऊपर जो था हमारा सुलभकर्ता, सुगमकर्ता किसी के रूप में भी ये हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विशेषण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है। विशेषण में विशेषता की बात किया जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है वो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया है। यही दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, जो कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान आगे से बढ़ते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें पूछा जा रहा है आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर किसी चीज़ का आपको आकलन करना है या विद्यार्थी का, बच्चे का, बालक का आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ये बताना है। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है वो आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका होगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनकर्ता से में कौन संबंधित है। तो जो संबंधित है उसके विषय में बताना है। जो अपसारी चिंतन होता है यही जो है सृजन करने के लिए होता है। तो अपसारी चिंतन की बात करते हैं तो जैसे एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये कोई भी बालक है इधर सोचेगा, इधर सोचेगा, इधर सोचेगा, ऐसे ऐसे जो है किसी भी तरह के कहीं भी सोच सकता है। तो ये क्या कहलाता है आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। ये डी वाला कहलाएगा। अगर अभिसारी यानी पहले वाले की बात किया जा रहा है तो उसमें यहाँ एक बिंदु होता है तो यही सारे तरफ से सोच के ये जो है अपने बिंदु पे एक केंद्रित कर देता है। तो ये जो है आपका कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन होगा। लेकिन एक बिंदु से चारों तरफ जब सोचना शुरू करता है बालक या कोई भी तो क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है। तो प्रमुख कारण कौन है सामाजिकरण का ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परिवार जो है ये सामाजिकरण का एक कारक है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन को सारे देख लेते हैं पहले। हाँ, दिखने लगा। बच्चों को समूह कार्य देना जो है एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, ऐसा क्यों है। तो ये जो सामूहिक कार्य देते हैं बच्चों को वो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी के कारण सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी जो है
करने का इनके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्पेस है, उसके बाद पूछा जा रहा है बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, तो किसके द्वारा ये कथन को कहा गया है ये बताना है। तो ये कथन जो कहा गया था ये वुडवर्थ साहब के द्वारा कहा गया था कि बालक एक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी पूछा गया था, जो पेपर रद्द हुआ है आप लोग देखे होंगे, मिला होगा आप लोग को। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक के द्वारा ये किया गया था। हूबहू जैसे ये प्रश्न आया है वैसे ही यूपी टेट में भी पूछा गया था, सेम सेम। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें जो है स्किनर के द्वारा ये क्रिया प्रसूति सिद्धांत को अनुबंधन सिद्धांत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सामान्य ज्ञान पे चलते हैं और ये थोड़ा करंट अफेयर है, तो ये पुराना प्रैक्टिस सेट है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो है पुराने क्या कहते हैं समसामयिकी को यानी करंट अफेयर को रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन जो देखते हैं फटाफट लिख लेते हैं। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था, जो 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के थे, वो किस खेल से संबंधित हैं ये बताना है। तो जो 16 वर्ष के सौरभ चौधरी हैं 2018 में जकार्ता एशियाई खेल में शूटिंग में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो वो किस प्रदेश से संबंध रखते हैं इसमें यही बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, वो मेरठ के रहने वाले हैं सौरभ चौधरी। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही होगा देखते हैं। तो 102 में सही हो जाएगा डी कल्याणी नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर आप लोग पर्यावरण अध्ययन के यूपी टेट के पेपर को पढ़ लिए रहे होंगे तो ये प्रश्न भी हूबहू आपको मिला रहा होगा, बस यही कल्याणी के जगह पे कौन सा प्रश्न रखा गया था, गंडक को रखा गया था, बाकी सारे ऑप्शन यही थे। तो इसमें गंडक जो था ये नहीं था ऑप्शन में सही, बाकी सारे ऑप्शन सेम प्रश्न यही था। ठीक, 2 प्रश्न जो है आपके यूपी टेट के इसी पेपर में मिल गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है ये मृदा, तो ये जो जिला पाया जाता है कौन सा है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर जौनपुर जिले में इसमें पोटास की कमी वाली मिट्टी जो है पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है, तो इसमें बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है जो है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो देखते हैं कौन सा सही होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। चंदौली, औरैया, महोबा, यूमेटावा। तो इसमें महोबा ये जो ज़िला है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से का हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों ये भी हैं। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है या किस संग्रहालय से में संरक्षित है ये बताना है। किस संग्रहालय में या कहाँ पे रखा गया है या संरक्षित है, तो इसमें जो संरक्षित है वो सारनाथ से लिया गया है, यहीं से उसको मतलब यहीं का आदर्श मान के उसको लिया गया है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन इसका भी सारनाथ सही हो जाएगा। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये बुंदेलखंड नामक स्थान नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका
1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जो है किसको जाता है, माफ़ कीजिएगा, का श्रेय जो है संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो उसका नाम बताना है, वो कौन सा नाम था उसका, ये ऑप्शन आपको दिखने लगा है। तो इसका नाम जो था वो बाल बोधनी नाम से उसको प्रकाशित किया गया था, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा जिस जो है प्रतिपादक इसके यही थे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश में किस जिले से संबंध रखते थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 108 में सी सही हो जाएगा, वो औरैया नामक जिले से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में इसको आयोजित किया गया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आरबीआई की स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है तुम्हें। तो आरबीआई की स्थापना का वर्ष जो है 1935 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। और अगर इसका गठन जो है इसी में कर दिया गया था, लेकिन इसका जो अधिनियम बना था वो 1934 में जो है बना था, लेकिन गठन जो है स्थापना 35 में किया गया था। ठीक, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चेमनाचेरी कन्ही रमण नायर किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक थे? तो किसके नर्तक थे चेमनाचेरी कन्ही रमण नायर, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ये कथकली नर्तक थे, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज की उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की कौन सी रैंक है? तो जो रैंक है वो आपका तीसरा रैंक है भारत पूरे विश्व में भारत का। तो तीसरा ऑप्शन तृतीय सही होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो जो वृद्धि का प्रतिशत है वो 6.8% वृद्धि हुआ था 2018 और 19 के दौरान निर्यात में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से जो संबंधित है सभी लोग जानते हैं, इसमें भाग दूसरा जो है ये नागरिकता से संबंध रखता है। ठीक, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखानों में काम करने के लिए नहीं नियोजित किया जा सकता है? तो जो वो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद नंबर आपका 14 अनुच्छेद नंबर है। इसी के का अनुच्छेद के द्वारा जो है 14 साल तक के बच्चों को जो है आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। यही पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव जो है प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद की बात किया जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है, दिया गया है, उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद 55 नंबर है कि इसमें जो है राष्ट्रपति का एक चुनाव किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो लोकसभा के पहले उपसभापति की बात की जा रही है, वो भी पहली। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा, एम अनंत सयानाम अयंगर जो थे, यही जो है हमारे लोकसभा के पहले उपसभापति हुआ करते थे, मतलब थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है 66 अनुच्छेद नंबर 66 किससे संबंधित है? तो जो ये संबंधित है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव जहाँ पे होता है वो इससे संबंध रखता है। सीरिया की राजधानी पूछ रहा है, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ये जो है हमारे यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है ये बताना है। तो म्यांमार की मुद्रा बताना है इसमें,
म्यांमार की मुद्रा क्या है। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी नापिताओ नैपीदा के नाम से भी पुकार सकते हैं, नैपीता होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है उस देश का नाम है नाइजीरिया। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के किस देश में से कौन से देश ने उत्तरी अमेरिका के कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्र जो वन भूमि का क्षेत्र है उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कनाडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा सही होगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में ना गिरने वाली का नाम जो है वो आपका नर्मदा है। नर्मदा जो है हमारी विपरीत बहती है और ये ऐसे जा कर के क्या कहते हैं वहाँ पे गिर जाती है। कहाँ पे, अरब सागर में। एक मिनट, अरब सागर ऐसे ही है ना, तो अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। ठीक, ये जो है पश्चिम से पूरब से पश्चिम बहती है, बाकी सारी नदियाँ जो है क्या कहते हैं पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृषि भारतीय किस सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल नहीं थे। तो माफ कीजिएगा, शामिल हैं ये बताना है, नहीं बताना है, हाँ ही बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन, बाल विवाह जो था इसी की लड़ाई में जो है शामिल थे कृति भारती। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है तो उसका नाम क्या है उस बल का। तो उस बल का जो नाम है हमारा वो ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 126 नंबर जो है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष जो है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1972 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2018 में किस जगह में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था। तो जो स्थापित किया गया था वो लखनऊ में जो है किया गया था 2018 में नाबार्ड की। तो यहीं पे इसका मुख्यालय भी है नाबार्ड का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागड़े किस देश से संबंधित है। तो ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं चारों, ये चलिए दिखने लगा, किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये सी जो है फ्रांस से ये संबंधित थे। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2019 के 9वें संस्करण की थीम क्या है ये बताना है। तो इसकी थीम जो थी वो, सारे ऑप्शन को देखते हैं, इसकी थीम जो हुआ करती थी वो शेपिंग ए न्यू इंडिया के नाम से इसका थीम था। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसार भारती ने 2018 स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए किस तकनीकी कंपनी का जो है साथ करार किया ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही होगा वो गूगल नामक कंपनी जो है उसी के साथ जो है प्रसारण के लिए तकनीकी कंपनी का करार दिया, नहीं साथ में इकट्ठा काम किया। नेक्स्ट रीजनिंग है हमारा, रीजनिंग को भी बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा, इसको भी छोड़ते हैं। सूचना तकनीकी की बात करते हैं तो इसको देख लेते हैं, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है। तो सीपीयू का मेन काम जो है ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका मेन काम जो होता है वो ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट है। इसका पूरा नाम बात करते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका पूरा नाम यही है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, नहीं देखते हैं, ईडीपी का पूरा नाम बताना है, बहुत अच्छा है। तो ईडीपी का पूरा नाम जो होता है वो आपका
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट मान के इसको भी याद कर लीजिएगा, ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर को किसी प्रकार की बुद्धि की संज्ञा नहीं दी जाती है, तो किस प्रकार की बुद्धि, इसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ये बताना है। तो कंप्यूटर जो है वो हमारा एक कृत्रिम नाम दिया गया है, उसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया गया है, यानी कि मानव द्वारा जो बनाया जाता है उस बुद्धि को कृत्रिम कहते हैं, तो कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया गया है कंप्यूटर को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शब्द, आवाज़, चित्र इत्यादि कार्यों को अनुदित करना उसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, तो इस उसे किसके रूप में जाना जाता है ये बताना है। अगर इंसान समझ रहा है, लोग समझ रहे हैं, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो वो जो होता है इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। कंप्यूटर की बुनियादी विकास की संरचना का विकास जो किया गया है, सही हो जाएगा, वो चार्ल्स बेबेज, इन्होंने ही जो है कंप्यूटर का जनक भी इन्हें कहा जाता है, वही बुनियादी संरचना का विकास माना जाता है इन्हीं को। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा हम फटाफट करते हैं। इसमें भी 10 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, भारत में व्यवसाय शिक्षा जो है कब शुरू किया गया था, वो सन बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 1986 ईस्वी में जो है इसको शुरुआत किया गया था, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो अभिप्रेरणा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चारों देखते हैं, पहले ऑप्शनों को, उसके बाद कौन सा सही है देखते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी के भीतर प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगर बालक के अंदर जो है इच्छा ही नहीं है सीखने की, तो वो कोई जानकारी ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो वहाँ पे कोई अधिगम नहीं होता है। जब उसके अंदर जानने की, उसके भीतर जानने की प्रेरणा होगा या सीखने की अंतर्निहित इच्छा होगी, तभी पे वहाँ पे कोई ना कोई अधिगम होगा। ठीक, तो ऑप्शन इसका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता क्या होती है। तो इसमें सबसे अधिक उपयोगिता जो होती है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसमें संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों संवैधानिक प्रावधान होते हैं, जैसे कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, ये सारे जो हैं क्या हैं, संवैधानिक प्रावधान होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए, चारों ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो सही होगा, कौन सा सही होगा ये बताना है, एक मिनट। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, जो कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए सक्षम उद्यम में सहायता करना, यही जो है इसका मुख्य रणनीति होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है हमारा वो एक लचीला संविधान है, इसको लचीला संविधान के नाम से जानते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग ए और बी पे मत जाइएगा, नथा गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, तो कौन सा है जो अभिप्रेरित करता है सीखने के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि उत्पन्न करता है, यही सीखने के लिए सबसे अधिक अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या होना चाहिए, तो ऑप्शनों को देखते हैं और पढ़ते हैं। छोटा ही नहीं हो रहा है, चलिए ऑप्शन देखने लगा सारा, तो इसमें कौन सा सही होगा देखते हैं। वे सीखने के लिए जब तैयार ना हो, एक मिनट,
जब वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अधिगम नहीं होता है। तो यही इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा। ठीक, इसमें यही पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक कि वो तैयार ना हो। तो इसमें यही ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। वो सीखने के लिए जब तैयार नहीं होते हैं तो अधिगम, या तैयार नहीं होते तो अधिगम नहीं होता है। ठीक, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में स्पेस है, उसके बाद प्रेरणा अनुभूतियों के सत्तीकरण की अवधारणाओं तक पहुँचने तथा व्यक्तिकरण लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है, तो क्या कहलाती है? तो इसमें जो संबोधित करती है वो ऑप्शन ए भावनात्मक कहलाती है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति को आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना जाएगा? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शनों को कौन सा सही होता है। चलिए दिखने लगा थोड़ा बहुत। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा, बच्चों की अध्यापन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता का उत्पन्न करना चाहते हैं। अगला, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। अगला है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा उनको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, ये बताना है। तो इसमें यही वाला ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। इसी को जो है सबसे अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है और उनको तथा आपको अपनी कक्षा शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट सुपर टेट का जो है समाप्त हो गया है। और सारे पोर्शन जो आपके छूटे हुए हैं उसको जो है बताया जाएगा, जब बोर्ड लग जाएगा तो पढ़ाया जाएगा सीरियल वाइज। ठीक, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को हमारी करने के लिए हमारे माफ़ कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।